हेलो स्टूडेंट्स। तो आज नए चैप्टर में आ गए हैं बच्चों हम जेई मेन वाले क्वेश्चन। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो 12th का ये चैप्टर आप सभी को पता ही है। जेई मेन के सारे 2023 वाले क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों हम इसमें। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्या बोला है सवाल में, जरा पढ़ते हैं। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल्स इक्वेशन इज वैलिड फॉर टाइम वेरिंग कंडीशन बट नॉट वैलिड फॉर स्टैटिक कंडीशन। अच्छा, इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल की जो इक्वेशन है इन ऑप्शन में से वो कौन सी वैलिड करती है टाइम वेरिंग कंडीशन में। ठीक है, लेकिन स्टैटिक कंडीशन में वो वैलिड नहीं करती। चलो ये देखो, आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो एक बात बताओ, सबसे पहली मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होती थी। मैक्सवेल ने देखो 4 इक्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो ये पूरी यूनिट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 4, सबसे इंपॉर्टेंट कह लो या ये पूरी यूनिट को एक्सप्लेन करने वाली 4 इक्वेशन होती है जिससे पूरी यूनिट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है ना। उसमें सबसे पहली कौन सी थी बताओ, गॉस थ्योरम। तो वो क्या थी, वो थी सर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये थी गॉस की पहली इक्वेशन। चलो ठीक है, सेकंड क्या थी, सेकंड थी गॉस की मतलब दूसरी इक्वेशन जो थी वो थी बी डॉट डी ए, इसको भी इंटीग्रेट कर दो तो वो हमेशा 0 आएगा, बी डॉट डी ए। तीसरी इक्वेशन क्या थी बच्चों, तो थर्ड इक्वेशन थी हमारी, पहली वाली तो थी ये जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम, ये तो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है बी डॉट डी ए इक्वल्स टू 0, ये गॉस थ्योरम, ये भी गॉस थ्योरम जैसी है पर बस ये गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए थी, ऊपर वाली इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और ये जो दूसरी वाली है ये गॉस थ्योरम, ये मैग्नेटिज्म के लिए थी। ठीक है, इसके बाद तीसरी, थर्ड, थर्ड क्या थी, तो वो थी हमारी फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या था, जरा मैं आपको याद दिलाऊं तो फैराडे लॉ था, एक मिनट इसको पहले ऐसे लिख देते हैं। फैराडे लॉ कहता था किसी भी लूप के अंदर ईएमएफ जो होता है वो माइनस का डी फाई बी बटे डी टी के बराबर होता है। और इस ईएमएफ को हम ई डॉट डी एल लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये किसके बराबर, माइनस का डी फाई बी बटे डी टी। ये तो सर फैराडे लॉ था। अब फैराडे लॉ ही मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन थी, ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है फैराडे लॉ। ठीक बच्चों, और फोर्थ इक्वेशन क्या थी, जरा फोर्थ को भी देख लें। तो फोर्थ इक्वेशन थी मैक्सवेल की, वो थी एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसका नाम एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ पड़ गया था। मैक्सवेल पहले एम्पियर, एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ये थी। तो ये थी हमारी सर बी डॉट डी एल, ठीक है, और इक्वल्स टू में म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट, ये वाले। अच्छा, इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है, अब सवाल क्या पूछा, ये 4 इक्वेशन तो हमें पता होना चाहिए कि ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है। अब पूछा सवाल ये है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो टाइम वेरिंग कंडीशन में वैलिड करती है, स्टैटिक कंडीशन में वैलिड नहीं करती। तो टाइम वेरिंग का मतलब कि उसमें टाइम के साथ, मतलब जब टाइम के साथ कुछ चीजें बदल रही होंगी
टाइम के साथ वेरी कर रही होंगी कुछ चीजें, तब वो इक्वेशन वैलिड होगी। तो ऐसी अगर हम फर्स्ट के बारे में सोचें तो टाइम के बदलने से देखो ना तो क्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला, ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वेशन में टाइम का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी इक्वेशन में भी टाइम का कोई जिक्र नहीं है। देखो तीसरी इक्वेशन में यार dt आ रहा है, मतलब टाइम की बात हो रही है। अगर टाइम के साथ फ्लक्स बदलेगा तभी तो ये इक्वेशन वैलिड करेगी, ये वाली। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो गई। ये इक्वेशन टाइम के साथ लगातार बदलेगा, जब टाइम के साथ ये फाई की वैल्यू, तभी हमारे लिए इक्वेशन वैलिड करेगी। ठीक है ना, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले सवाल पे पहुंचे। वैसे बहुत आसान था ये, मतलब उसको आप वहीं पे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें मैंने आपको 4 इक्वेशन याद दिलाई मैक्सवेल की। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। इसमें कहा है द सोर्स ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में बी, मतलब द सोर्स ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में बी, ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इनमें से कौन सा सोर्स ऐसा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा टाइम के साथ वेरी होने वाला, टाइम के साथ बदलने वाला। अब एक बात सोचो, जब किसी सोर्स से मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके अंदर जो वेव बनती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बदलते हैं, है ना। तो अब हमें ऐसा ही सोर्स चाहिए जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर आ रही हो, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से निकलती है, उसका सोर्स क्या होता है, उसका सोर्स होता है एक चार्ज, ठीक है ना, क्यू। अब क्यू कब, जब कोई चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब या तो उसके अंदर एक्सेलरेशन है या उसके अंदर रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है या रिटार्ड होता है, मतलब सीधी सी बात है उसमें ए होता है, तो वो चार्ज जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों निकलते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन ढूंढो इसमें कौन सा परमानेंट, पहला ऑप्शन है परमानेंट मैग्नेट से निकलता है, नहीं। परमानेंट मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, बिल्कुल नहीं निकलती। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है लीनियरली विद टाइम, लीनियरली नहीं, एक्सेलरेशन के साथ होना चाहिए, तो इसे भी भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ। डायरेक्ट करंट से निकलती है, नहीं। डी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन डी। ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें चार्ज पार्टिकल डी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब रिटार्ड हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों निकलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इसमें से निकलेगी तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर ई है एन एंटीना फेड विद डिजिटल सिग्नल, एंटीने वाला ये वाला केस भी नहीं होगा। सिर्फ यही होता है कि जब भी एक्सेलरेट होता है, चार्ज एक्सेलरेट होता है, तो चार्ज एक्सेलरेट देख लो कौन से वाले केस में हो रहा है, ठीक है ना। तो जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तभी ये केस होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसमें से देख लो किसमें डी आ रहा है, ओनली ए, डी ओनली, ठीक है। तो जब डी होगा, एक्सेलरेट होगा, तभी इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स बनेगा ये, ठीक। आसान सवाल था तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है ये पूछा था बस। चलो आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चों। इसमें क्या पूछा इन्होंने, इन्होंने दिया है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट एन इंस्टेंट एंड ए पर्टिकुलर पोजीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो है इज अलोंग जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है, ई नॉट साइन के एक्स
माइनस ओमेगा टी, ऐसे ही तो होती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा कहाँ रही है। तो एक काम करो, इसका तरीका भी है। इसका तरीका ये है, ई की जो डायरेक्शन वो वाली लिखते हैं। क्या डायरेक्शन दी है? ई बराबर किधर दिया है? नेगेटिव जेड एक्सिस में है ई, तो इसकी डायरेक्शन है माइनस का जेड एक्सिस, तो के कैप। ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो अब दूसरी होती है, और क्या दी है? मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी है, मैग्नेटिक फील्ड है मान लो बी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो प्लस का आई कैप। यह है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको खाली आप ये भी कह सकते हो, चलो अब तो हमने ये लिख ही दिया, कोई नहीं ऐसे ही कह लो। अब ये देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के कैप है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लस का आई कैप है। अब देखो होता क्या है, अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल किधर रही है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन देखनी है, तो उसका आंसर होगा ई क्रॉस बी। अब ई की डायरेक्शन तो है माइनस का के कैप, क्रॉस बी की डायरेक्शन है प्लस का आई कैप। अब के क्रॉस आई क्या होता है? सोचो सोचो सोचो, के क्रॉस आई क्या होता है? तो देखो ऐसे होता है, इधर मान लो ये आई, इधर जे और इधर के, तो के से आई की तरफ घूमोगे तो के क्रॉस आई निकलेगा, तो अगला कौन मिलेगा हमें? जे। तो के क्रॉस आई होता है जे। अब माइनस बाहर लगा हुआ है तो ये हो गया माइनस का जे। तो इसका मतलब प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन आ गई वो निगेटिव नेगेटिव वाई एक्सिस आ गई बच्चों। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, या ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? ई क्रॉस बी की तरफ होती है। तो वहां से आप इसका ई का और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। इसमें दिया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन दे रखी है, यहाँ लिख देता हूँ, ई बराबर ई नॉट साइन, अगर इस ओमेगा टी के अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप की इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, ये जो ई नॉट की वैल्यू है यहाँ पे, ये कितनी है? 20 न्यूटन पर कूलम। तो बस अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये ई नॉट कितना है? ई नॉट की वैल्यू 20 न्यूटन पर कूलम। इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, और किसी की वैल्यू नहीं निकाली, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। अभी फिलहाल इन्होंने दिया है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, द एनर्जी कंटेंट इन द वॉल्यूम दिस, इस वेव के अंदर कितनी एनर्जी आ रही है इतने वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम दे दिया 5 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। ओके, अच्छा किसी वेव के अंदर ना दो तरीके की एनर्जी होती है, टोटल जो एनर्जी होती है, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ई यू ई कह लो, और दूसरी मैग्नेटिक एनर्जी होती है यू बी। दोनों होती बराबर है, जितनी ये होती है उतनी ये होती है। यू ई की वैल्यू बात करोगे तो जब बराबर होती है तो सर यू बी की जगह यू ई लिख सकते हैं, और यू ई होती कितनी है? ये एनर्जी डेंसिटी है, बेसिकली ये फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का है।
एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होती है टोटल एनर्जी पर बटे में उसका वॉल्यूम। तो अगर यहां से टोटल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो एनर्जी डेंसिटी निकल आएगी। तो टोटल एनर्जी बटे वॉल्यूम मतलब ये एनर्जी डेंसिटी हो गई। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना, तो यू ई, ये बन गई एनर्जी डेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये तो होती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर की एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। अब मैंने बताया दो तरीके की एनर्जी होती है इसके अंदर, दूसरी है यूबी मैग्नेटिक एनर्जी, वो होती है 1/4 बी नॉट का स्क्वायर बटे म्यू नॉट। लेकिन ये दोनों इक्वल होती हैं, यू ई और यू बी दोनों इक्वल होती है। जब आप इनकी वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, अगर टोटल देखोगे तो टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गई हाफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये तो हो गई इलेक्ट्रिकल वाली। फिर ऐसे ही मैग्नेटिक वाली भी इतनी हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो ये है, लेकिन मैंने बताया ना ये दोनों बराबर है, तो दोनों को इक्वल रख दिया मैंने। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये आ गई टोटल एनर्जी डेंसिटी वेव के अंदर की। ठीक है, तो सर अब यहां से टोटल एनर्जी डेंसिटी आई है, पर हमें चाहिए क्या, पूछा क्या है, एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बराबर आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी, इसकी देखो यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर लो इनटू में वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी है, फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू में वॉल्यूम कितना है इसका, तो वॉल्यूम है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख लो 8.85 इंटू 10⁻12 और ई नॉट की वैल्यू रख लो, तो ई नॉट कितना आया था 20 इंटू में 20 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10⁻⁴। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना बैठ रहा है। 20 का स्क्वायर 400, 400 से 2 को काटो तो 200 बचा। ठीक, अब ये 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 1000 तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और 5 इंटू 200 1000 हो गया, तो माइनस में 1 माइनस का 13 आ गया। ये आ गया बच्चों आंसर, ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। चेक कर लो कोई सा आंसर है क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इतने जूल, आसान बिल्कुल। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाली एनर्जी, एक होती है मैग्नेटिक वाली एनर्जी। उनकी एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता, हमारे पास होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, यू ई और यू बी, होती दोनों बराबर है। अगर कभी टोटल निकालना हो तो उन दोनों को ऐड कर दो, जैसे यहाँ कर दिया मैंने, तो टोटल होने के बाद ये फॉर्मूला आ जाता है। ये देखो यहाँ जब मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। अब एनर्जी डेंसिटी में हमने मल्टीप्लाई कर दी वॉल्यूम की, तो टोटल एनर्जी बन गई, वही पूछी थी उसने, तो आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। देखो इसमें क्या बोला है इसने, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है 20 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। प्रोपोगेट्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब ये जो है वो एक्स की डायरेक्शन में चल रही है, इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और फ्री स्पेस है तो उसकी, फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, स्पीड सर लाइट की स्पीड,
स्पीड ऑफ EM वेव, तो सर वो तो c होती है। अब अलोंग x एक्सिस है, तो अगर इसकी डायरेक्शन भी लिखें तो i कैप लिख दो, CI कैप, ये EM वेव की डायरेक्शन। एट ए पर्टिकुलर स्पेस टाइम, किसी टाइम पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, 6.6 J कैप वोल्ट पर मीटर, मतलब डायरेक्शन भी दे रखी है और वैल्यू भी दे रखी है E की। ओके, व्हाट इज द B एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पर B निकालो। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि E बटे में B बराबर होता है C। तो ये ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मैग्नेटिक फील्ड, तो इक्वल होता है C के। तो इससे B निकल आएगा, B पूछा है, तो B अगर निकालें तो B आ जाएगा E बटे में C। E कितना है 6.6 और बटे में C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। इससे करो इसको डिवाइड, 2.2 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला, ये B आ गया। लो जी, अब B आंसर तो सब में यही है, पर देखो डायरेक्शन भी दे रखी सब में, तो डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर, तो डायरेक्शन हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो चलने की डायरेक्शन होती है वो होती है E क्रॉस B। अभी पिछले सवाल में पढ़ के आए हैं, E क्रॉस B। तो ये जो है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये E क्रॉस B उसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है सर। अब देखो यहां से ये E की डायरेक्शन तो है J कैप, यहाँ पे दे रखी देखो ये रही, ठीक है। अब B की डायरेक्शन हम क्या लें, इक्वल्स टू वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है V की, तो वो दे रखी थी इसकी डायरेक्शन I कैप, देखो ये X डायरेक्शन दे रखी थी ना, तो वो I कैप दे रखी थी। तो अब आपको खुद से सोचना है कि J की ऐसी डायरेक्शन, हम J का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करें कि I आ जाए। फिर से ऐसे ही वो घुमाओ डायरेक्शन वाला, I इधर J इधर K। देखो अगर हम J को K के साथ घुमा दें तो अगला आएगा I, तो इसका मतलब J क्रॉस K कर दो तो I आ जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा हमारा आंसर K कैप हो गया, B की डायरेक्शन क्या हो गई K कैप। अब यहाँ B की वैल्यू तो ये आ गई थी, देखो ये आ गई थी B की वैल्यू, इसमें डायरेक्शन और लगा दो K कैप, बस। अब हमें यही सोचना था कि इसमें डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो इजी सा क्वेश्चन था। अभी तक तो अपने ज्यादातर जो क्वेश्चन देखे हैं वो डायरेक्शन वाइज, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जा रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी की डायरेक्शन किधर होगी, ई की डायरेक्शन क्या होगी। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ई बी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और जो वेलोसिटी निकाली जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरफ चल रही है, उसका प्रोपोगेशन किस तरफ है, तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है ई क्रॉस बी का। तो उस फॉर्मूले का यूज करके हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो बिल्कुल आसान था, ई और बी को क्रॉस प्रोडक्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन आनी चाहिए थी, मतलब जे के साथ किसको क्रॉस करूं कि आई आ जाए, तो जे के साथ आपको के को क्रॉस करना पड़ेगा तो आई आ जाएगा, इसलिए बी की जो डायरेक्शन है वो के वाली डायरेक्शन है, ठीक है। तो बी की जो डायरेक्शन है वो के है, उस हिसाब से आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आपका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, आसान क्वेश्चन थे आज सारे के सारे ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मूले पढ़ो पहले और उसके बाद इसको ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। जब ट्राई करोगे, अच्छा पहले ना वीडियो को पॉज करके, वो मैं बताता ही हूँ आपको, वीडियो को पॉज करके तब क्वेश्चन को ट्राई किया करो, और सारे क्वेश्चन करेंगे, इतने पेपर आएंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो मैं बार बार कहता हूँ थोड़े से भी आलस में ना आए, क्वेश्चन लगाते रहें, एक आपको रूटीन मिला हुआ है कि इस रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को लगातार लगाते रहें। चलिए फिर मिलते हैं आपको कल। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। ओके बच्चों।